जय हिंद दोस्तों। आज राजस्थान के भौतिक प्रदेशों में हम हाड़ौती का पठार पढ़ेंगे। हमने राजस्थान के 3 भौतिक प्रदेश पढ़ लिए थे, थार का मुस्तल, अरावली पर्वतमाला और पूर्वी मैदानी प्रदेश। आज हम पढ़ेंगे हाड़ौती का पठार। दोस्तों, हाड़ौती का पठार है वो राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी दिशा में है, इसलिए इसे दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश भी कहा जाता है और इसी का नाम है हाड़ौती का पठार। अब हम देखते हैं दोस्तों कि ये जो हाड़ौती का पठार है, इसका नाम हाड़ौती का पठार क्यों पड़ा। तो इसके 2 प्रमुख कारण थे। एक तो ये था क्योंकि यहाँ पर हाड़ा राजवंश शासन करता था और हाड़ा राजवंश शासन करने के कारण इस जो भूभाग है या इस पठारी प्रदेश का नाम पड़ गया हाड़ौती का पठार। जबकि यहाँ पर एक बोली भी बोली जाती है, हाड़ौती बोली। तो हाड़ौती बोली जाने के कारण वह हाड़ा राजवंश का यहाँ पर लंबे समय तक शासन होने के कारण यह पठारी प्रदेश कहलाता है हाड़ौती का पठार। अब हम देखते हैं दोस्तों, हाड़ा बोली भी बोली जाती है इस क्षेत्र में, इसलिए उसके बाद में हम देखते हैं दोस्तों, ये जो हाड़ौती का पठार है वो दक्कन ट्रेप या दक्कन के पठार का एक भाग है। और उसके बाद में दक्कन का जो पठार है उसका भाग है दोस्तों मालवा का पठार। और मालवा का पठार है उसका उत्तरी पश्चिमी जो विस्तार है वो हाड़ौती का पठार कहलाता है दोस्तों। तो दक्कन का पठार और दक्कन के पठार के बाद में दोस्तों दक्कन का पठार है उसका भाग आ जाएगा मालवा का पठार। दक्षिणी भाग का जो प्रायद्वीपीय पठार है उससे में आता है दोस्तों मालवा का पठार। और मालवा का पठार का एक भाग है दोस्तों हाड़ौती का पठार। यानी हाड़ौती का पठार है वो मालवा के पठार का एक भाग है, लेकिन यहाँ पर हाड़ा राजा के शासन करने व हाड़ौती बोली बोले जाने का इस पठार का नाम है वो हाड़ौती का पठार पड़ा। मालवा का पठार का भाग होने का दोस्तों इसे माल भी कहा जाता है। यानी राजस्थान के 3 प्रमुख भौतिक प्रदेशों के नाम है। थार के मुस्तल को मारू कहा जाता है, अरावली पर्वतमाला को मेरू कहा जाता है, जबकि हाड़ौती के पठार को माल कहा जाता है क्योंकि ये मालवा के पठार का भाग है। अब हम देखते हैं दोस्तों कि जो हाड़ौती का पठार है यह प्राचीन गोंडवाना लैंड भूभाग का भाग है। गोंडवाना लैंड भूभाग का भाग है दोस्तों। गोंडवाना लैंड भूभाग के राजस्थान में 2 प्रमुख भौतिक प्रदेश भाग है। एक तो है अरावली पर्वतमाला और एक है हाड़ौती का पठार। यानी हाड़ौती का जो पठार है वो भी गोंडवाना लैंड भूभाग का ही भाग है। अब हम देखते हैं दोस्तों कि ये जो हाड़ौती का पठार है उसका निर्माण किस काल में हुआ। तो ये था दोस्तों मध्यजीवी महाकल्प के मेसोजोइक और इस मेसोजोइक में भी आ जाएगा दोस्तों क्रिटेशियस युग में। यानी हाड़ौती के पठार का निर्माण किस काल में हुआ। तो वो था दोस्तों भूगर्भिक काल में मध्यजीवी महाकल्प के मेसोजोइक के युग। और मेसोजोइक के भी कौन से भाग में? क्रिटेशियस युग में। यानी हाड़ौती के पठार का निर्माण क्रिटेशियस युग में हुआ था। अब देखते हैं दोस्तों कि इसका निर्माण किस प्रकार हुआ। ये तो था दोस्तों काल, यानी कौन से काल में हुआ। अब हम देखते हैं कि हाड़ौती के पठार का निर्माण किस काल में हुआ। या तो मध्यजीवी महाकल्प के मेसोजोइक युग के क्रिटेशियस युग में हाड़ौती के पठार का निर्माण हुआ। अब किस प्रकार इसका निर्माण हुआ। तो वो था दोस्तों कि दरारी ज्वालामुखी लावा के फैलने से दरारी ज्वालामुखी लावा, इस प्रकार दोस्तों दरार सी पड़ गई थी भूगर्भ में। और दरारी ज्वालामुखी लावा के फैलने से उसमें क्या था, सिलिका की मात्रा कम थी और इस कारण से लावा फैल गया। और दरारी ज्वालामुखी लावा के फैलने से बेसाल्ट चट्टानों के निर्माण के कारण
किसका निर्माण होता है? हाड़ौती के पठार का निर्माण होता है। तो दोस्तों हाड़ौती के पठार में कौन सी चट्टानें पाई जाती है? तो हाड़ौती के पठार में है वो बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती है। बेसाल्ट चट्टानें कौन सी होती है? यानी आग्नेय चट्टानें अगर पृथ्वी के ऊपर जमती है तो वो कहलाती है बेसाल्ट चट्टानें। अगर आग्नेय चट्टानें है वो धरातल के नीचे जम जाती है तो उसके कारण ग्रेनाइट चट्टानें बनती है। तो बेसाल्ट चट्टानों के कारण ये पठार का निर्माण हुआ है, यानी इस पठार में बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती है। और बेसाल्ट चट्टानों से कौन सी मिट्टी का निर्माण होता है? तो बेसाल्ट चट्टानों से दोस्तों काली मिट्टी या काली मृदा का निर्माण होता है। और काली मिट्टी में आप इस प्रकार याद सकते हो कि काली मिट्टी के अंदर कपास की खेती ज्यादा होती है, ठीक है। काली रेगुर मृदा यहाँ पर पाई जाती है। तो हाड़ौती के पठार में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? मध्यम काली रेगुर मिट्टी पाई जाती है। बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से इस मिट्टी का निर्माण हुआ है। अब हम देखते हैं दोस्तों ये जो हाड़ौती के पठार है इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? औसत ऊंचाई, तो हाड़ौती के पठार की औसत ऊंचाई दोस्तों 350 से 550 मीटर। तो दोस्तों हाड़ौती के पठार की औसत ऊंचाई कितनी है? तो इसकी औसत ऊंचाई आ जाएगी 350 से 550 मीटर। अब उसके बाद में देखते हैं दोस्तों कि हाड़ौती का पठार है वो राजस्थान के कुल कितने क्षेत्रफल पर फैला हुआ है? तो हाड़ौती का पठार है वो राजस्थान के 6.89% भूभाग पर फैला हुआ है, यानी लगभग 7% भूभाग पर फैला हुआ है। तो राजस्थान के कुल भौतिक क्षेत्रफल के हाड़ौती का पठार वो कितने प्रतिशत भूभाग पर फैला हुआ है? तो वो आ जाएगा दोस्तों 6.89% पर। अगर जनसंख्या पूछ ले कि हाड़ौती के पठार में राजस्थान की कुल कितनी जनसंख्या निवास करती है, तो कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? तो दोस्तों राजस्थान की कुल जनसंख्या की 11% जनसंख्या है वो हाड़ौती के पठारी प्रदेश में निवास करती है। उसके बाद देखते हैं दोस्तों कि हाड़ौती का पठार है उसका ढाल किधर से किधर है? तो हाड़ौती के पठार में इधर से इस प्रकार दक्षिण से उत्तर की ओर चंबल नदी बहती है, और इस कारण से चंबल नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि हाड़ौती का पठार का जो ढाल है वो किधर है? तो हाड़ौती के पठार का ढाल है वो आ जाएगा दोस्तों दक्षिण से उत्तर की ओर, यानी इस प्रकार है दक्षिण से उत्तर की ओर है वो हाड़ौती के पठार का ढाल हो जाएगा। अब हम देखते हैं दोस्तों कि यहाँ की जलवायु कैसी पाई जाती है। तो हाड़ौती के पठार में अति आर्द्र जलवायु पाई जाती है, अति आर्द्र जलवायु पाई जाती है। और अति आर्द्र जलवायु के अंतर्गत हम देखते हैं कि यहाँ पर वर्षा ज्यादा होती है, यानी यहाँ पे जो वर्षा की मात्रा है वो कितनी होगी? तो वो होगी दोस्तों 80 से 120 सेमी। अगर औसत वर्षा देखी जाए हाड़ौती के पठार में तो 95 सेमी तक औसत वर्षा होती है। यहाँ पर ही झालावाड़ जिले में राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला आ जाएगा जहां पर 100 सेमी वर्षा होती है, जबकि सर्वाधिक वर्षा वाला जो राजस्थान में स्थान है वो है माउंट आबू जो सिरोही जिले में आता है। तो झालावाड़ जिला राजस्थान का सर्वाधिक आर्द्रता वाला जिला और राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला जो जिला है उसी जिले के अंदर वो भी किसमें आता है? वो भी हाड़ौती के पठारी प्रदेश में आता है। उसके बाद में देखते हैं दोस्तों कि यहाँ पर सर्वाधिक आर्द्रता है, सर्वाधिक वर्षा होती है इस क्षेत्र में, और यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा और आर्द्रता होने के कारण हम कह सकते हैं कि सर्वाधिक नदियों वाला अगर भौतिक प्रदेश है तो वो भी कौन सा है? तो सर्वाधिक नदी वाला राजस्थान का भौतिक प्रदेश है वो हाड़ौती का पठार है। अगर हम संभाग की बात करें कि राजस्थान के कौन से संभाग में सर्वाधिक नदियां पाई जाती है तो वो हाड़ौती के पठार में पाई जाती है। उसके बाद में देखते हैं दोस्तों कि यहाँ की मिट्टी कैसी पाई जाती है। तो हाड़ौती के पठार में काली मिट्टी पाई जाती है, और काली मिट्टी है वो बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से इसका निर्माण हुआ है। और काली मिट्टी में कौन सी फसल होती है? तो काली मिट्टी में जो प्रमुख फसलें होती है दोस्तों वो होती है कपास की, सोयाबीन की, कपास, सोयाबीन, और यहाँ पर झालावाड़ जिले में संतरे की खेती भी अधिक होती है। अधिकांश मसाला है राजस्थान में वो 12 जिले में होते हैं। तो इस प्रकार से ये जो काली मिट्टी है उसमें कपास, सोयाबीन, मसाले और संतरे के जो पौधे हैं वो भी है। अब हम देखते हैं दोस्तों
एक बार वापस देखते हैं हाड़ौती के पठार के बारे में, फिर हम इसके भौतिक भागों के बारे में पढ़ेंगे, यानी उपभाग कौन कौन से हैं और प्रमुख कितने भागों में हाड़ौती के पठार बांटा गया है, वो हम उसके बाद में पढ़ेंगे। तो एक बार हम वापस देखते हैं दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश या हाड़ौती का पठार। इसका नाम हाड़ौती का पठार क्यों पड़ा? क्योंकि यहाँ पर हाड़ा राजवंश शासन करते थे और यहाँ पर हाड़ौती बोली बोली जाती थी, इसलिए इसका नाम हाड़ौती का पठार पड़ा। ये किसका भाग है? तो ये दक्षिणी भारत के प्रायद्वीपीय पठार का भाग है और प्रायद्वीपीय पठार का भाग मालवा का पठार है और मालवा का पठार का भाग ही हाड़ौती का पठार है, यानी मालवा के पठार का विस्तार ही राजस्थान में क्या कहलाता है? हाड़ौती का पठार कहलाता है। जबकि मालवा के पठार का भाग होने के कारण हाड़ौती का पठार को भी माल कहा जाता है। अब हम देखते हैं दोस्तों कि ये प्राचीन कौन से भौतिक भूभाग का भाग है? तो ये गोंडवाना जैन का भूभाग का भाग है। किस काल में इसका निर्माण हुआ? तो ये मध्यजीवी महाकाल के मेसोजोइक के अंतर्गत क्रिटेशियस युग में निर्माण हुआ, यानी इसका निर्माण किस काल में हुआ? क्रिटेशियस युग में हुआ। अब हम देखते हैं दोस्तों इसका निर्माण कैसे हुआ। तो ज्वालामुखी का दरारी ज्वालामुखी निर्माण फटने के कारण, जिसमें सिलिका की मात्रा कम थी और उसके लावा के पिघलने के कारण जो बेसाल्ट चट्टानों का निर्माण हुआ, उसके कारण इस पठार का निर्माण हुआ। तो इसमें चट्टानें कौन सी पाई जाती है? बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती है और यहाँ पे काली मृदा भी पाई जाती है। इस पठार में दोस्तों जो प्रमुख खनिज है वो बलुआ पत्थर है, चूना पत्थर है, कोटा स्टोन है, लाइम स्टोन है और आकाशीय हीरा भी यहाँ पर पाया जाता है। औसत ऊंचाई 350 से 550 मीटर है। क्षेत्रफल 6.89% या लगभग 7% है और ढाल आ जाएगा दोस्तों दक्षिण से उत्तर की ओर इसका ढाल है। उसके बाद में हम देखते हैं कि राजस्थान की लगभग 11% जनसंख्या यहाँ पे निवास करती है और जलवायु है वह अति आर्द्र जलवायु, यानी वर्षा अधिक होती है, आर्द्रता अधिक है, सर्वाधिक नदियां इसी क्षेत्र में है, तो इस कारण से संपन्न है। और यहाँ पर वनस्पति कैसी पाई जाएगी? तो संघन वनस्पति यहाँ पर पाई जाती है वर्षा अधिक होने के कारण। और मिट्टी है दोस्तों वो काली मिट्टी पाई जाती है, जिसमें प्रमुख फसलें कपास, सोयाबीन और संतरे के पौधे भी यहाँ पर है। तो ये तो हो गया दोस्तों हाड़ौती के पठार की सामान्य बातें। अब हम पढ़ेंगे हाड़ौती के पठार को कितने भागों में बांटा गया है। अब हम देखते हैं दोस्तों कि हाड़ौती के पठार को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है। तो हाड़ौती के पठार मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है और वो 2 भाग कौन कौन से उनके बारे में हम देखते हैं। तो दोस्तों हाड़ौती के पठार को प्रमुख रूप से 2 प्रमुख भागों में बांटा गया है। 2 के अंदर पहला आ जाएगा दोस्तों दक्कन लावा पठार। इसमें दोस्तों एक तो आ जाएगा दक्कन लावा पठार या दक्कन ट्रेप का पठार, दक्कन लावा पठार। दूसरा आ जाएगा विंध्यन कगार। तो इन 2 प्रमुख भागों में बांटा गया है हाड़ौती के पठार को। 2 कौन कौन से हो गए? दक्कन लावा पठार और विंध्यन कगार। दोस्तों ये जो इधर वाला जो भाग है हाड़ौती के पठार का, यानी हाड़ौती के पठार का ये जो नीचे वाला जो भाग है वो आ जाएगा इस प्रकार का। इधर वाला जो भाग है ये आ जाएगा दोस्तों दक्कन लावा पठार। तो हाड़ौती के पठार का ये जो दक्षिणी भाग कह सकते हो आप, वो आ जाएगा दक्कन लावा पठार। जबकि ऊपर वाला जो भाग है ये कहलाएगा दोस्तों विंध्यन कगार। तो ऊपर वाला भाग है दोस्तों ये विंध्यन कगार कहलाएगा, जबकि नीचे वाला भाग है वो कहलाएगा दक्कन लावा पठार। अब हम देखते हैं दोस्तों कि दक्कन जो लावा पठार है उसको कितने भागों में बांटा गया है। तो दक्कन लावा पठार को दोस्तों इसको 2 प्रमुख भागों में बांटा गया है। अब 2 कौन कौन से हैं? तो एक तो आ जाएगा दोस्तों मालव प्रदेश, जबकि दूसरा आ जाएगा ऊपर माल का पठार। तो दक्कन लावा पठार और विंध्यन कगार ये 2 भागों में बांटा गया दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश को। उसके बाद में दोस्तों दक्कन लावा जो पठार है उसको भी हमने 2 भागों में बांटा, मालवा का पठार या मालव प्रदेश कह सकते हो आप, मालवा प्रदेश और ऊपर माल का पठार। अब मालव प्रदेश है
वो उसमें कौन कौन से जिले आते हैं? तो दोस्तों उसमें दो जिले आते हैं, एक तो आता है प्रतापगढ़ जिला आता है और एक आता है झालावाड़ जिला। जबकि ऊपरमाल का जो पठार है उसका विस्तार कहां पर है? तो उसका विस्तार आ जाएगा दोस्तों भैंसरोडगढ़, और ये भैंसरोडगढ़ आता है दोस्तों, ये आता है चित्तौड़गढ़ में। तो भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ से कहां तक है इसका विस्तार? तो आ जाएगा दोस्तों बिजोलिया, और बिजोलिया कहां पर है? तो बिजोलिया है दोस्तों, ये है भीलवाड़ा में। तो भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ से बिजोलिया भीलवाड़ा के बीच के पठार को कहा जाता है ऊपर माल का पठार। देखो दोस्तों यहां पर है भैंसरोडगढ़, इधर है बिजोलिया भीलवाड़ा, भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में है और बिजोलिया भीलवाड़ा। इसके यहाँ पर जो ये पठारी प्रदेश है ये कहलाता है भैंसरोडगढ़ का, भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया के बीच का जो पठार है ये कहलाता है ऊपर माल का पठार। जबकि इधर झालावाड़ जिला आ गया और इधर प्रतापगढ़ जिला है, तो प्रतापगढ़ झालावाड़ बीच का जो एमपी का जो भाग था ये कहलाता था मालवा प्रदेश या मालवा का पठारी प्रदेश के अंतर्गत शामिल था। तो ये तो हो गया दोस्तों दक्कन लावा पठार। दक्कन लावा पठार को हमने कितने भागों में बांटा? दो भागों में बांटा। पहला कौन सा था? तो पहला आ गया था दोस्तों मालवा प्रदेश जिसमें झालावाड़ और प्रतापगढ़ जिले आते हैं, जबकि दूसरा ऊपरमाल का पठार जिसमें भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ से बिजोलिया भीलवाड़ा के बीच का पठारी भाग आता था। अब हम देखते हैं दोस्तों कि दूसरा जो भाग है यानी दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश का दूसरा भाग, एक तो हो गया हमने दक्कन लावा पठार या दक्कन ट्रेप पठार तो पढ़ लिया था। अब हम ऊपर वाला भाग पढ़ते हैं, तो ऊपर वाला भाग है उत्तरी भाग आ जाएगा इसका विंध्य करगार। और दोस्तों विंध्य करगार को भी हमने प्रमुख रूप से दो भागों में बांटा है। कौन कौन से दो भागों में बांटा है? तो एक तो आ जाएगा दोस्तों हाड़ौती का पठार, हाड़ौती का पठार, और दूसरा आ जाएगा दोस्तों डांग प्रदेश। अब दोस्तों हाड़ौती के पठार में कौन कौन से जिले आते हैं? तो हाड़ौती के पठार में 4 जिले आते हैं, खुर्दा, बारा, बूंदी और झालावाड़। ये 4 जिले आते हैं हाड़ौती के पठार में। यानी इधर वाला ये जो भाग है जिसपे ये आ जाएगा दोस्तों कोटा, ये बूंदी है, ये बारा आ गया और ये झालावाड़। तो ये 4 जिले वाला थोड़ा भाग है, ये कहलाता है दोस्तों हाड़ौती के पठारी प्रदेश के अंतर्गत आ जाएगा। तो हाड़ौती पठार में कितने जिले आते हैं? 4 जिले आते हैं। कौन कौन से आते हैं? कोटा, बारा, बूंदी और झालावाड़। अब हम देखते हैं दोस्तों डांग प्रदेश जो विंध्य करगार है उसका इस प्रकार फैला हुआ भाग वो कहलाता है डांग प्रदेश, और इसके अंतर्गत आता है दोस्तों करुल, सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर के बाद में अगला जिला आ जाएगा दोस्तों करौली, और करौली के बाद में आ जाएगा धौलपुर। तो 3 जिले आते हैं दोस्तों विंध्य करगार यानी डांग प्रदेश के अंदर, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। यहाँ पर ये हम देख सकते हैं दोस्तों कि विंध्याचल जो पर्वतमाला है जो एमपी और झारखंड के अंदर फैली हुई है विंध्याचल पर्वतमाला, उस विंध्याचल पर्वतमाला का आखिरी सिरा वो क्या कहलाता है? वो विंध्य करगार कहलाता है, जो राजस्थान में भी फैला हुआ है। ये विंध्य करगार दोस्तों इस प्रकार राजस्थान में फैला हुआ है, लंबा, ये विंध्य करगार के अंतर्गत आ जाएगा। तो अब दोस्तों ये तो हो गए दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश के प्रमुख भाग, यानी प्रमुख रूप से हमने 2 भागों में पढ़ा। एक आ जाएगा दोस्तों दक्कन लावा पठार जो नीचे वाला भाग आ जाएगा, और दूसरा आ जाएगा विंध्य करगार। और उसके बाद में हमने दक्कन लावा जो पठार था उसको भी हमने 2 भागों में बांट दिया। एक था मालवा प्रदेश जिसमें प्रतापगढ़ और झालावाड़ जिले आते हैं, दूसरा था ऊपरमाल का पठार, और ऊपरमाल के पठार के अंतर्गत भैंसरोडगढ़ जो चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत है वो, और बिजोलिया भीलवाड़ा के बीच का जो ऊपर वाला पठार है वो आता है ऊपरमाल का पठार। जबकि विंध्य करगार के अंदर इसको भी हमने दोस्तों 2 भागों में बांटा। एक तो हाड़ौती का पठार जिसमें कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ जिले आते हैं, जबकि दूसरा आ जाएगा ये जो भाग है ये आ जाएगा दोस्तों डांग प्रदेश, और डांग प्रदेश के अंतर्गत
सवाईमाधोपुर, करौली और धौलपुर जिले आते हैं। अब हम देखते हैं दोस्तों ये जो डांग प्रदेश है, यहाँ पर चंबल नदी बहती है और चंबल नदी गहरे गाज में बहती है। गाज का मतलब होता है गहरी खाई में बहती है, ठीक है। और इस कारण से यहाँ पर चंबल नदी बहती है और चंबल नदी पूर्वी राजस्थान में सर्वाधिक मिट्टी का अपरदन करती है। और मिट्टी का अपरदन वो अवनलिका नुमा करती है, यानी अवनलिका आती है जैसे अंगुली नुमा मिट्टी का कटाव करती है। और उसके कारण जो यहाँ पर ऊपर खाबड़ जो धरातल का निर्माण हुआ है उसे कहा जाता है दोस्तों बीहड़ प्रदेश। तो बीहड़ कौन सा आ गया दोस्तों? बीहड़ प्रदेश के अंतर्गत ये भाग आ जाएगा। थोड़ा सवाल कोटा का भी आता है, कोटा, सवाईमाधोपुर, करौली और धौलपुर, इस क्षेत्र को दोस्तों बीहड़ प्रदेश कहा जाता है। और राजस्थान में सर्वाधिक बीहड़ है वो धौलपुर जिले में है, जबकि डांग प्रदेश के अंदर सवाईमाधोपुर, करौली और धौलपुर है, जबकि डांग की रानी है वो करौली को कहा जाता है। तो अब हम देखते हैं दोस्तों इसके आगे वाला पार्ट, यानी ये तो हो गया कि हाड़ौती के प्रकार के दो प्रमुख भाग। अब हम इसके उपभाग पढ़ते हैं, 5 इसके उपभाग है, उनके बारे में अब हम पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों हाड़ौती के पठार के 5 जो उपभाग है उनके बारे में। और उनमें सबसे पहला उपभाग आता है हाड़ौती का पठार का, यानी इसके जो 5 उपभाग है उनके बारे में पढ़ेंगे। और इनमें सबसे पहला कौन सा आता है दोस्तों? तो सबसे पहला जो उपभाग आता है वो आता है दोस्तों अर्ध चंद्राकार, अर्ध चंद्राकार पहाड़ी। ये दोस्तों जो अर्ध चंद्राकार जो पहाड़ियां है वो कहां पे फैली हुई है? तो वो बूंदी के अंदर फैली हुई है, बूंदी के बाद में कोटा और थोड़ा सा भाग झालावाड़ जिले में। यानी आधे चांद के आकार के, या आप इस प्रकार कह सकते हो कि अर्ध चंद्राकार पहाड़ियां है वो कहां पर है? बूंदी में है। और कहां पर फैली हुई है? तो और दोस्तों ये कोटा और झालावाड़ जिलों में भी फैली हुई है, ठीक है। बूंदी में बूंदी की पहाड़ियां कहते हैं, या बूंदी के अंदर जो पर्वतमालाएं हैं उनको आप आड़ावल पर्वत भी कहा जाता है। यानी जो अरावली का जो बूंदी जिले में जो भाग है, बूंदी में या बूंदी की जो पहाड़ी उनको कहा जाता है आड़ावल। तो इसका जो पहला भाग है अर्धचंद्राकार पहाड़ियों का वो कहलाएगा बूंदी की पहाड़ियां, बूंदी की पहाड़ियां। और बूंदी की पहाड़ियों को बूंदी जिले में कहा जाता है दोस्तों आड़ावल, आड़ावल। ये बार बार प्रश्न आता है कि बूंदी जिले में स्थित पहाड़ियों को किस नाम से पुकारा जाता है? आड़ावल पर्वत के नाम से पुकारा जाता है। इनका आकार कैसा है? तो बूंदी जिले की जो पहाड़ियां है उनका आकार है दोस्तों अर्धचंद्राकार आकार है। दूसरी बात है कि बूंदी जिले के अंदर जो बूंदी की पहाड़ी है उनकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सबसे ऊंची दोस्तों जो चोटी है, ऊंची चोटी, उसका नाम है सतूर। और सतूर की जो ऊंचाई है दोस्तों वो है 353 मीटर। तो यहाँ पर दोस्तों बूंदी जिले की सबसे ऊंची चोटी आती है जिसका नाम है सतूर, और सतूर की ऊंचाई 353 मीटर। बूंदी जिले में दोस्तों तारागढ़ है, तारागढ़ राजस्थान में 2 है, एक तो अजमेर जिले में जो एक तारागढ़ बूंदी जिले में जिसका आकार तारे के समान होने का इसका नाम क्या रखा गया? तारागढ़ रखा गया। तो ये तो होगी दोस्तों बूंदी की पहाड़ियां, जिन्हें यहाँ पर आड़ावल पर्वत कहा जाता है। अब बूंदी जिले में 4 दरे हैं, एक तो आ जाएगा दोस्तों जेतावास दरा, दूसरा दरा आ जाएगा दोस्तों रामगढ़ दरा, एक आ जाएगा दोस्तों लाखेरी दरा, और एक है दोस्तों खटखड़ दरा, खटखड़ दरा। तो दोस्तों बूंदी जिले में कितने जिले? 4। बूंदी जिले में 4 दरे हैं। दरे को राजस्थान में नाल कहा जाता है, जेतावास दरा, रामगढ़ दरा, लाखेरी दरा और खटखड़ या खटखड़ दरा। और बूंदी के दराओं के नाम से ये प्रसिद्ध है। अब हम देखते हैं कि पहला तो हो गया बूंदी की पहाड़ियां, दूसरी कौन सी है? तो दूसरी आ जाएगी दोस्तों मुकुंदरा की पहाड़ियां, मुकुंदरा की पहाड़ियां। तो दोस्तों दूसरी जो प्रमुख पहाड़ियां आती है वो आती है मुकुंदरा की पहाड़ियां। और मुकुंदरा की पहाड़ियां किस जिले में है? तो मुकुंदरा की पहाड़ियां दोस्तों राजस्थान के 2 जिलों में है, एक तो कोटा जिले में है। कोटा के साथ साथ मुकुंद सिंह थे जो प्रगति प्रेमी थे, उनके नाम पर इन पहाड़ियों का नाम रखा गया था मुकुंदरा की पहाड़ियां। और एक है दोस्तों झालावाड़ जिला। तो मुकुंदरा की पहाड़ियां कौन कौन से 2 जिलों में फैला है? कोटा और झालावाड़ जिलों में है। ये जो भाग है ये कहलाता है मुकुंदरा की पहाड़ियां।
उसके बाद हम आगे देखते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर जो मुकुंदरा की पहाड़ियां जो कोटा और झालावाड़ जिले में, इनका आकार भी कैसा है, अर्धचंद्राकार पहाड़ियां हैं। और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो है दोस्तों मुकुंदरा की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है। उसके बारे में हम देखते हैं तो वो आ जाएगी दोस्तों चंदवाड़ी। चंदवाड़ी, तो मुकुंदरा की पहाड़ी में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, चंदवाड़ी है, जिसकी ऊंचाई 517 मीटर है। ये कोटा जिले की भी सबसे ऊंची चोटी है। कोटा और झालावाड़ जिले में मुकुंदरा की पहाड़ी फैली हुई है। और यहाँ पर 2012 में जो मुकुंदरा की पहाड़ी वाला जो क्षेत्र था, ये जो वन क्षेत्र था, उसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया है। यानी मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान कब बने घोषित किया गया, 2012 में मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। जबकि 2013 के अंदर इसे बाघ परियोजना टाइगर प्रोजेक्ट के अंदर शामिल किया गया। तो मुकुंदरा हिल्स को बाघ परियोजना में तो कब शामिल किया गया, 2013 में। जबकि मुकुंदरा हिल्स को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब दिया गया, 2012 में। यह क्षेत्र वो गागोड़ी तोता के लिए प्रसिद्ध है, जो मनुष्य की आवाज की नकल कर सकता है। तो ये तो हो गया दोस्तों मुकुंदरा की पहाड़ियां जो कोटा और झालावाड़ जिलों में पाई जाती है। और एक हो गई गुंडी की पहाड़ियां। इन दोनों ही पहाड़ियों का आकार है वो अर्ध चंद्राकार है, यानी आधे चांद के समान है। अब देखते हैं दोस्तों जो दूसरी पर्वत है वो आता है कुंडला की पहाड़ियां। कुंडला की पहाड़ियां, ये दोस्तों जो कुंडला की जो पहाड़ियां हैं वो कहां पर है, तो वो आती है कोटा जिले में। यानी यहाँ पर कोटा जिला है और कोटा शहर के चारों ओर इस प्रकार कुंडलनुमा जो पहाड़ियां हैं उन्हें कहा जाता है कुंडला की पहाड़ियां। कोटा के चारों ओर है, आकार कैसा है, जैसे हम कानों में जो कुंडल पहने जाते हैं उसके समान होने का इसे क्या कहा जाता है, कुंडलाकार पहाड़ियां कहा जाता है। तो सीधा सा आएगा दोस्तों एग्जाम में कि कुंडलाकार पहाड़ियां किस जिले में है, कोटा जिले में। उसके बाद हम आगे देखते हैं दोस्तों तीसरी पहाड़ियों के क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएगा दोस्तों तीसरा जो प्रमुख क्षेत्र आता है उसके अंदर आ जाएगा दोस्तों शाहबाद उच्च भूमि। उच्च भूमि या शाहबाद का पठार भी कह सकते हैं हम। और ये कहां पर है दोस्तों, ये 12 जिले में है। तो शाहबाद उच्च भूमि या शाहबाद का पठार कहां पर है, यहाँ 12 जिले में, जहां पर शहर या जनजाति पाई निवास करती है। और यहाँ की जो प्रमुख विशेषता है कि शाहबाद उच्च भूमि के अंदर यहाँ पर जो पहाड़ियां पाई जाती है वो पाई जाती है दोस्तों घोड़े की नाल के आकार की पहाड़ियां, आकार की पहाड़ियां। तो दोस्तों घोड़े के नाल के समान आकार वाला जिला तो कौन सा, तो वो तो भैंसरोडगढ़ तहसील चित्तौड़गढ़ जिले की। जबकि घोड़े की नाल के समान आकार वाली इस प्रकार की जो पहाड़ियां है वो कहां पर है, तो वो आती है दोस्तों 12 जिले में। तो 12 जिले में घोड़े की नाल के समान आकार की पहाड़ियां पाई जाती है। अब दोस्तों इन पहाड़ियों के बीच में एक झील है, उसका नाम है रामगढ़ झील। ये जो रामगढ़ झील है ये घोड़े की जो नाल के आकार की जो पहाड़ियां हैं इस प्रकार की, उन पहाड़ियों के बीच में स्थित है। और इस बीच में स्थित होने के कारण यहाँ पर कहा जाता है कि झील का निर्माण कैसे हुआ, तो इस झील का जो निर्माण हुआ था ये कहा जाता है दोस्तों इसका निर्माण उल्का पिंड के द्वारा हुआ है। यानी उल्का पिंड या उल्कापात के गिरने के कारण यहाँ पर एक खड्डा बन गया और यहाँ पर पानी इकट्ठा हो गया, जिससे इस झील का निर्माण हुआ। इसलिए इस रामगढ़ झील को कहा जाता है दोस्तों, इसे जियो हेरिटेज में शामिल किया गया है। तो राजस्थान की या भारत की एकमात्र झील जिसे जियो हेरिटेज में शामिल किया गया है, राजस्थान की ये एकमात्र झील है रामगढ़ झील, जो उल्कापिंड से बनी हुई है या उल्कापात के गिरने से बनी हुई है, इसलिए जियो हेरिटेज के अंतर्गत शामिल की गई है। तो ये तो हो गया दोस्तों शाहबाद उच्च भूमि या पठार जो 12 जिले में। यहाँ पर किस आकार की पहाड़ियां पाई जाती है, घोड़े की नाल के आकार की पहाड़ियां पाई जाती है। और उसके बाद में देखते हैं दोस्तों कि ये जो घोड़े की नाल के आकार की जो पहाड़ियां हैं
या बारां जिले की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो आती है दोस्तों कांबा थाना, कांबा या कस्बा थाना भी कह सकते हो, कांबा थाना या कस्बा थाना है, जिसकी ऊंचाई 456 मीटर है। तो बारां जिले की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, कांबा थाना है, ऊंचाई कितनी है 456 मीटर है, और ये घोड़े की नाल के आकार जो पहाड़ी है उनके अंतर्गत भी आती है। तो ये तो हो गया दोस्तों 3 प्रमुख हमने पहाड़ी प्रदेश पढ़ लिए। अर्धचंद्राकार पहाड़ियां, अर्धचंद्राकार पहाड़ियों को हमने 2 भागों में बांटा था। एक तो था दोस्तों बूंदी की पहाड़ियां, बूंदी जिले में भी अर्धचंद्राकार पहाड़ियां, और दूसरी कौन सी आ जाएगी, दूसरी आ जाएगी दोस्तों कोटा और झालावाड़ जिलों में भी अर्धचंद्राकार पहाड़ियां थी। उसके बाद कुंडला की पहाड़ियां, जो कोटा शहर के चारों ओर कुंडल के आकार की जो पहाड़ियां हैं उन्हें कहा जाता है कुंडला की पहाड़ियां। और फिर आता है शाहबाद उच्च भूमि या शाहबाद का पठार, जो बारां जिले में, यहाँ पर घोड़े के नाल के आकार की पहाड़ियां पाई जाती है। तो दोस्तों अर्धचंद्राकार पहाड़ियों के अंदर बूंदी जिले की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है ये बताओ, तो वो आती है दोस्तों सतूर। उसके बाद में फिर हमने पढ़ा था कि ये दूसरी जो प्रमुख बातें थी वो थी दोस्तों कि जो मुकुंदरा हिल्स है, तो मुकुंदरा हिल्स की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो मुकुंदरा हिल्स की कौन सी है दोस्तों, तो वो बताओ आप। तो मुकुंदरा हिल्स की सबसे ऊंची चोटी के अंतर्गत हमने पढ़ा था कि चंदवाड़ी है वो इसकी सबसे ऊंची चोटी के अंतर्गत आ जाएगी। अब हम देखते हैं कि शाहबाद उच्च भूमि की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो कांबा थाना आ जाएगी शाहबाद उच्च भूमि की सबसे ऊंची चोटी के अंतर्गत। अब दोस्तों हम चौथा पढ़ते हैं इसका भाग, तो चौथा आ जाएगा दोस्तों दग गंगधार का पठार या उच्च भूमि। दग गंगधार का पठार या आप इसको दग गंगधार उच्च भूमि, इसके अंतर्गत झालावाड़ जिले का दक्षिणी पश्चिमी जो ये जो भाग है, इस क्षेत्र में जो पठार पाया जाता है दोस्तों, इसे कहा जाता है दग गंगधार का पठार। तो दग गंगधार का पठार कहां पर है, झालावाड़ जिले का दक्षिणी पश्चिमी जो पठारी प्रदेश या उच्च भूमि है उसे कहा जाता है दग गंगधार उच्च भूमि या पठार। ये झालावाड़ जिले में है। उसके बाद दोस्तों जो अंतिम जो 5वां इसका उपभाग है उसके अंतर्गत दोस्तों आता है नदी निर्मित मैदानी प्रदेश। नदी निर्मित मैदान, तो ये जो नदी निर्मित मैदान है इसके अंतर्गत दोस्तों जो प्रमुख नदियां आती है, जैसे चंबल है, चंबल की जितनी सहायक नदियां हैं, काली सिंध है, और इनकी जो भी सहायक नदियां हैं वो सब की सब आ जाएगी। जैसे चंबल आ गई, काली सिंध आ गई, आहू आ गई, परवन आ गई, पार्वती आ गई, और इधर से आ जाएगी बावनी और मेज। ये सब की सब जो नदियों द्वारा जो निर्मित मैदान है उसे आप कह सकते हो हाड़ौती का अर्धचंद्राकार मैदान या नदी निर्मित मैदान के अंतर्गत आ जाएगा। तो दोस्तों ये थे हाड़ौती के अलग अलग प्रदेश, या हम कह सकते हैं कि हाड़ौती के उपभाग। तो दोस्तों दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश को हमने सबसे पहले कितने भागों में बांटा, उसको हमने 2 भागों में बांटा। एक तो आ जाएगा दक्कन लावा पठार, जिसमें मालवा प्रदेश और उपरमाल का पठार आता है, और दूसरा था विंध्यन गंगा जिसमें हाड़ौती का पठार, जिसमें कोटा, बारां, बूंदी, झालावाड़ आते हैं, और दूसरा था डांग प्रदेश। फिर दोस्तों हमने हाड़ौती का जो पठार है उसको 5 उपभागों में बांटा। पहला था अर्धचंद्राकार पहाड़ियां, जो बूंदी की पहाड़ियां थी वो भी अर्धचंद्राकार थी, और कोटा और झालावाड़ जिले में जो अर्धचंद्राकार पहाड़ियां वो भी अर्धचंद्राकार पहाड़ियां थी। उसके बाद में कुंडला की पहाड़ियां आती है जो कोटा में, शाहबाद उच्च भूमि पठार ये बारां जिले में आ जाएगा, गंगधर का पठार ये झालावाड़ जिले में आ जाएगा, और नदी निर्मित मैदान। अब हम देखते हैं दोस्तों 2 प्रमुख यहाँ पर एक प्रमुख बातें आती है। एक तो है दोस्तों जीबीएफ, ग्रेट बाउंड्री फाल्ट। जीबीएफ को कहा जाता है दोस्तों ग्रेट बाउंड्री फाल्ट, या हम कह सकते हैं महान सीमा भ्रंश। क्या है दोस्तों जीबीएफ या ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, हिंदी में हम बोल सकते हैं महान सीमा भ्रंश। ये दोस्तों जो चंबल नदी जो इस प्रकार यहाँ से कोटा और बूंदी की सीमा पे इस प्रकार बहती आगे, तो यहाँ पर ये हाड़ौती के पठार को अरावली पर्वतमाला से अलग करती है। तो इस
वो जो क्षेत्र है उसके अंतर्गत आ जाएगा जीबीएफ। और ये किन किन जिलों में, तो ये दोस्तों प्रमुख रूप से बूंदी और सवाई माधोपुर जिले के अंतर्गत आ जाएगा। तो सीधा सा प्रश्न आएगा कि जीबीएफ क्या है, तो जीबीएफ दोस्तों ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट है, वो अरावली पर्वतमाला और विंध्य कंगार को क्या करता है दोस्तों, अलग करता है जीबीएफ। ठीक है, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट है वो अलग करता है। कौन कौन सी जिलों में फैला हुआ है, तो ये 12 और बूंदी और सवाई माधोपुर जिलों में फैला हुआ है। एक है दोस्तों, तो जीबीएफ तो क्या करता है, ये तो अरावली और विंध्याचल को अलग करता है। ठीक है, ये अलग करता है जीबीएफ अरावली और विंध्याचल को, जबकि एक संक्रांति या आपको मध्य संक्रांति प्रदेश है। तो मध्य संक्रांति प्रदेश के अंतर्गत दोस्तों कौन सा क्षेत्र है, तो वो आ जाएगी दोस्तों यहाँ पर रणथंभौर की पहाड़ियां हैं। रणथंभौर की पहाड़ियां कहां पर है, सवाई माधोपुर जिले में। तो रणथंभौर की पहाड़ियों में दोस्तों विंध्य कंगार और अरावली की जो पहाड़ी वो आपस में मिलती है, उसे कहा जाता है मध्य संक्रांति प्रदेश। तो संक्रांति प्रदेश को क्या हो गया, ये अरावली और विंध्याचल को आपस में जोड़ता है, उसे संक्रांति प्रदेश कहा जाता है। कहां पर जोड़ता है, रणथंभौर के दुर्ग के चारों ओर जो 7 पहाड़ियां हैं उस क्षेत्र में अरावली और विंध्याचल आपस में मिलते हैं, उसे संक्रांति प्रदेश कहा जाता है। जबकि महान सीमा भ्रंश किसे कहा जाता है, तो महान सीमा भ्रंश है जो चंबल नदी जो गहरा गार्ज बनाती है, गहरी खाई बनाती है मिट्टी के कटाव के द्वारा, और ये अरावली पर्वतमाला और विंध्य कंगार को आपस में बांट देती है, अलग अलग कर देती है, उसे कहा जाता है जीबीएफ या महान सीमा भ्रंश। अब हम देखते हैं दोस्तों कि यहाँ पर खनिज कौन कौन से पाए जाते हैं। तो इस क्षेत्र में दोस्तों बलुआ पत्थर पाया जाता है, चूना पत्थर पाया जाता है। ठीक है, तो अनेक प्रकार के और भी यहाँ पर इस पठारी प्रदेश में खनिज पाए जाते हैं। तो दोस्तों ये तो हो गया हाड़ौती का पठार।